दोस्तों, इजराइल वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड कंट्री है। यहाँ तक कि दुनिया के अधिकतर देश आज तक इजराइल को एक स्टेट की तरह भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सब के बावजूद 8 मिलियन पॉपुलेशन का ये छोटा सा देश एक हाई टेक मिलिट्री सुपर पावर कैसे बन गया? जी हाँ, इजराइल ने अपनी इंडिजिनस एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। इजराइल आज के समय में हाईटेक स्टार्टअप्स का हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसके चलते इजराइल को अरब वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इजरायली सैटेलाइट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी आज एक हाउसहोल्ड नेम है। यहाँ तक कि इजराइल इंडिपेंडेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी ओन करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है। इजराइल वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्म्स प्रोड्यूसिंग नेशंस में से भी एक है। ये यूएस और ईयू नेशंस को 10% मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करता है और लगभग 60% ड्रोन्स का डेवलपमेंट भी इजराइल में किया जाता है। इतना ही नहीं, इजराइल की मिलिट्री माइट वर्ल्ड के 11th और मिडिल ईस्ट में फर्स्ट रैंक पर आती है। तो आइए पहले इजराइल के इस मिलिट्री माइट को डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ 1,75,000 एक्टिव पर्सनल और 4,45,000 रिजर्व पर्सनल की एक ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड फोर्स है, जो इजराइल की 7% पॉपुलेशन को इंक्लूड करती है। यहाँ अगर कंपेयर करें चाइना से, जिसके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, वो आर्मी में अपनी पॉपुलेशन का केवल 0.15% रिक्रूट करती है। इजराइल में सभी नॉन अरब सिटीजन्स के लिए मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करना मैंडेटरी है, जिसमें मैंडेटरी सर्विस टेन्योर को मेन के लिए 3 इयर्स और फीमेल के लिए 2 इयर्स की सर्विस के रूप में डिफाइन किया गया है। इजरायली सिटीजन्स के लिए मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करना राइट ऑफ पैसेज माना जाता है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को आपस में जोड़ने का भी काम करता है। साथ ही साथ आईडीएफ के पास दुनिया की सबसे इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म फोर्स द सयारत मत्कल है, जिसमें हाईली सीक्रेटिव स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड आते हैं, जो एनिमी लाइंस को क्रॉस करके भी ऑपरेट कर सकते हैं। रॉकी बैटलफील्ड्स को फेस करने के लिए आईडीएफ ने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर्ड फोर्स को डेवलप किया है, जिसमें लीड पोजीशन हेवली आर्मर्ड मरकावा बैटल टैंक्स की होती है। इसी की हेल्प से इजरायली फोर्स सिनाई पेनिनसुला और गोलान हाइट्स जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में भी एडवांटेजियस पोजीशन बनाकर रखती है। इजरायली ट्रूप्स वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट बैटल हार्डन ट्रूप हैं, क्योंकि उन्हें लगभग डेली बेसिस पर मिलिटेंट्स को फेस करना पड़ता है। दोस्तों, इजराइल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माने जाने वाले मोसाद का काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग, काउंटर टेररिज्म और क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस को परस्यू करना। मोसाद को इजराइल के राइवल्स को डीपली इन्फिल्टर करने के लिए भी जाना जाता है। स्पेशल फोर्सेस जैसे सैरत मत्कल के साथ हैंड इन हैंड वर्क से मोसाद बड़े थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है। इजरायली एयरफोर्स यानी कि आईएएफ। दोस्तों, 6 डे वॉर के फर्स्ट मॉर्निंग जून 5, 1967 को इजरायली एयरफोर्स ने ऑपरेशन फोकस को बस 3 आवर्स में कंप्लीट कर दिया था। अरब एयर फोर्सेस को क्रिपल और इजरायली एयरफोर्स ने पूरे 6 डे वॉर को डोमिनेट किया था। इस विक्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़ी टैक्टिकल विक्ट्री भी माना जाता है, जिससे इजरायली एयरफोर्स ने पूरे रीजन पर स्ट्रेटेजिक सुपेरियरिटी डेवलप की। दोस्तों, इसी के साथ 2017 में इजराइल ने यूएस से लॉकहीड मार्टिन F-35 फाइटर्स खरीदने का एग्रीमेंट किया, जिसकी डिलीवरी 2004 तक कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशंस थी। 5th जनरेशन के ये फाइटर्स आईएएफ के लिए बड़े एडवांटेज होंगे। आगे बात करें तो जहां F-15 ईगल इजरायली एयर स्पेस में उनकी एयरफोर्स की डोमिनेंस बनाए रखती है, वहीं F-60 फैल्कन ग्राउंड अटैक्स में भी कैपेबल है। लैंड बेस्ड डिलीवरी ऑप्शन में इजराइल के पास जेरिको 1 फर्स्ट डेवलप्ड मिसाइल भी हैं, और तो और इजराइल अभी इसके अपडेटेड वर्जन्स जेरिको 2 और जेरिको 3 पर भी काम कर रहा है। सी बेस्ड डिलीवरी ऑप्शंस के लिए इजराइल के पास 5 जर्मन बिल्ड डॉल्फिन क्लास सबमरीन्स हैं, जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं। आयरन डोम। दोस्तों, गल्फ वॉर के बाद नॉन स्टेट एक्टर्स डेली बेसिस पर इजरायली सेटलमेंट्स पे डजन्स ऑफ रॉकेट्स फायर करने लगे, जिसके चलते इजराइल ने एक नए डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू किया और केवल 3 साल में उन्होंने 3 न्यू वेपन्स आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग डिलीवर किए। आयरन डोम इजराइल का अब तक का सबसे इनोवेटिव और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है।
इसकी मदद से शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया जाता है, जिससे इजराइल को एयर अटैक्स के अगेंस्ट एक शील्ड मिल जाती है। एरो, जिसको हर्ट्स भी कहा जाता है, ये यूएस और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली फंड और डेवलप किया गया है। एरो भी इजराइल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फैमिली का ही एक पार्ट है, जो इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। उसी तरह डेविड स्लिंग, जिसको मैजिक वॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी यूएस और इजराइल की एक ज्वाइंट प्रोडक्शन है। इसका काम इजराइल की तरफ आने वाली टैक्टिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, मीडियम टू लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स जैसे इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करना होता है। न्यूक्लियर वेपन्स। अब बात करें न्यूक्लियर आर्सेनल की, तो उनकी क्वांटिटी को अभी तक सीक्रेट रखा गया है। 2014 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने कहा था कि इजराइल के पास 300 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स का स्टॉक पाइल है। 2015 में आए जॉइंट प्लान कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से ये सामने आया कि इजराइल मिडल ईस्ट में ऑपरेशनल न्यूक्स वाला अकेला देश है। इसी के साथ ये भी सस्पेक्ट किया जाता है कि इजराइल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर ट्रायड है, जो उसे लैंड, सी और एयर में न्यूक्लियर फोर्स की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन आखिर इजराइल यहाँ तक पहुंचा कैसे? तो ये जानने से पहले आइए देखते हैं इजराइल के मिलिट्री डेवलपमेंट की एक ब्रीफ हिस्ट्री। इजराइल का जन्म हुआ 14 मई 1948 को और उस समय मिलिट्री के नाम पर इजराइल के पास एक रैग टैग्ड मिलिशियास का बैंड था, जिसके पास अपने फायर आर्म्स के अम्युनिशंस बनाने के लिए शायद ही कोई संसाधन थे। गवर्नमेंट को अपने वेपन्स उस समय की स्टैब्लिश डिफेंस इंडस्ट्रीज से ही इंपोर्ट करने पड़ते थे, जो अक्सर कोवर्टली किया जाता था। 1970s तक सब ठीक चला, लेकिन इजराइल की एक जियोपॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन के चलते चीज़ों ने यू टर्न लिया। इसी के साथ फ्रांस, जो कि इजराइल का एक प्राइमरी वेपन सप्लायर हुआ करता था, उसने भी साथ देने से मना कर दिया। उसी समय 1973 के अरब इजरायली वॉर के चलते यूएसएसआर ने अरब देश को हाई लेवल पर सोफिस्टिकेटेड वेपन सप्लाई किए। 1973 के वॉर में इजराइल की जीत तो हुई, लेकिन साथ ही साथ इस वॉर ने इजराइल को उसकी स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी का एहसास करा दिया। इजराइल समझ गया कि अगर वो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहा तो वो कभी भी अरब स्टेट की मैन पावर, वेपनरी और फाइनेंस को मैच नहीं कर पाएगा। इसी डर के चलते इजराइल ने खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का निर्णय लिया और यहीं से शुरू हुआ इजराइल का एक हाईटेक मिलिट्री माइट बनने का सफर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री को सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं बल्कि एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री बनने में हेल्प किया। यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 19th पोजीशन पर आने वाले इस देश की जीडीपी $388 बिलियन है, जिसके चलते इजराइल वर्ल्ड की 19th सबसे बड़ी जीडीपी है। इस जीडीपी का 6% पार्ट इजराइल डिफेंस को डेवलप करने में लगाता है। 4.5% ऑफ जीडीपी इजराइल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर स्पेंड करता है, जिसमें 30% अमाउंट मिलिट्री रिसर्च में लगाए जाते हैं। अगर कंपेयर करें यूएस से, तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का सिर्फ 17% मिलिट्री पर खर्च किया जाता है। मिलिट्री ट्रेनिंग। दोस्तों 1948 में इजराइल के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन ने इजराइल्स डिफेंस फोर्सेस को स्टैब्लिश किया। डिफेंस सर्विस लॉ ने आईडीएफ को यह अथॉरिटी दी कि वो किसी भी सिटीजन को एनलिस्ट कर सकते हैं। इसके तहत 18+ इजरायली सिटीजन्स जो ज्यूज, ड्रूज या किरकैशियन हैं, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग मिलना ज़रूरी हो गया। दोस्तों इस मिलिट्री ट्रेनिंग का पर्पस मिलिट्री हार्डवेयर और ऑपरेशन की नॉलेज प्रोवाइड करने के साथ साथ लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंस्टिल करना भी था। अमेरिकन सपोर्ट। दोस्तों 1976 से ही इजराइल यूएस फॉरेन असिस्टेंस का एक लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा और अगर बात करें 2001 की, तो ये एड लगभग $81 बिलियन वर्थ की रही। अगर इजराइल की एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग देखें तो इसका 1/4 पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स फंड करता है। इसी एड ने इजरायली आर्म्स इंडस्ट्री को नर्चर करने में हेल्प की। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड के साथ साथ यूएस ने इंटरनेशनल फोरम्स में भी इजराइल को डिप्लोमेटिक बैकिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया। दोस्तों इजराइल में अमेरिका ने $300 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स मेंटेन किए हुए हैं। वैसे तो ये इक्विपमेंट बेसिकली अमेरिकन यूज के लिए ही हैं, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन में इन्हें इजराइल के लिए भी यूज किया जा सकता है। और तो और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल पर कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट आता है तो अमेरिका उसको ज़रूर बैकअप प्रोवाइड करेगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या मिलिट्री असिस्टेंस। इसी के साथ
कई अमेरिकन फिगर हेड्स जैसे कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने इजराइल की इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी किया है। ये पार्टनरशिप जहां मिडिल ईस्ट में यूएस को एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, वहीं इजराइल यूएस की हेल्प से पैलेस्टीन इशू पर यूएन रेजोल्यूशन से बच जाता है। एक मेजर नॉन नेटो एलाई होने के कारण भी इजराइल एक प्रोटेक्टेड डायमेंशन को एंजॉय करता है और ये सभी फैक्टर्स इजराइल के मिलिट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बेहद क्रूशियल रोल प्ले करते आए हैं। डिमोलिश ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर है इजराइल की डिमोलिश ब्यूरोक्रेसी। इजराइल ने अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स की ब्यूरोक्रेसी को साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर से अलग रखा, जिसके चलते मिलिट्री कम समय में और मेहनत के साथ अपनी प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स स्टेक होल्डर को बता पाते हैं। दोस्तों इजराइल में यही फॉर्मूला मिलिट्री हायरार्कीज में भी लगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जूनियर सोल्जर्स को अपने हायर ऑफिसर्स से आर्ग्यू करने की इजाज़त होती है, जिससे क्रिएटिविटी और डिफ्लेक्टेड ग्रुप थिंकिंग प्रमोट होती है। और तो और लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी होने के कारण मिलिट्री एडवांसेस को सिविलियन एप्लीकेशंस में ट्रांजिट करने में बहुत कम समय लगता है। ये यूनिक रिफॉर्म्स आज तक भी केवल इजराइल तक ही सीमित हैं और आज भी इनको कहीं और रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। पॉलिटिकल रोल ऑफ मिलिट्री। दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर्मेशन में इजराइल की मिलिट्री का हाई पार्टिसिपेशन और दूसरी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका लेसर इन्वॉल्वमेंट भी एक अहम रोल प्ले करता है। इजरायली मिलिट्री का वहाँ की सोसाइटी में रोल एक ब्रॉड पॉपुलर पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होता है। इस डिफेंस पोस्चर का स्ट्रेटजिक रेशनल अरब इजरायली बैलेंस ऑफ पावर से डिराइव होता है। वॉरफेयर एक एवर चेंजिंग फिनोमिनन है। जब भी वॉरफेयर अपना रूप बदलता है, उसी के साथ वेपनरी भी चेंज होती है। आज के समय में इजराइल को सबसे ज्यादा थ्रेट ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम से है। अब न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के लिए ईरान को यूरेनियम एनरिच करना पड़ेगा, जो कि सेंट्रीफ्यूज से होता है। 2009 से ईरान के सभी सेंट्रीफ्यूज ने एक के बाद एक मेल फंक्शन करना शुरू कर दिया और इसके पीछे हाथ था स्टक्सनेट का, जो कि यूएस और इजराइल के द्वारा बनाया गया एक साइबर वेपन है। स्टक्सनेट ने ईरानियन सेंट्रीफ्यूज को हाईजैक किया, जिसके चलते कंट्रोलर्स को सेंट्रीफ्यूज मोटर की स्पीड को ब्रेकिंग पॉइंट तक एडजस्ट करने का एक्सेस मिल गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक सिंगल शॉट फायर के बिना ही इजराइल के इस न्यू वेपन ने ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल कर दिया। साइबर स्पेस मॉडर्न वॉरफेयर का एक नया बैटलफील्ड बन गया है और स्टक्सनेट अटैक के बाद इजराइल साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में भी एक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। तो दोस्तों यही मिलिट्री डोमिनेंस, इंटरनेशनल सपोर्ट और अपनी खुद की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का यूनिक मिक्सचर इजराइल को दुनिया के मोस्ट पावरफुल नेशंस में से एक बनाता है। दोस्तों इसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के कारण दुनिया के कई देश आज इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि वो भी इजराइल की हाईटेक वेपनरी का फायदा उठा सकें। इसी आर्म्स डिप्लोमेसी के चलते आज इजराइल की उन देशों के साथ भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बढ़ रही है जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश, जो एक टाइम पर इजराइल को रिलेक्टेंटली आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे। वो आज भारी मात्रा में इजरायली सिस्टम्स इंपोर्ट करते हैं और इसी मिलिट्री माइट के चलते इजराइल ने जियोपॉलिटिक्स की सभी टेबल्स को आज अपने फेवर में टर्न अराउंड कर दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इजराइल की ये टर्न अराउंड स्टोरी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।